today's class we are going to find the conditions for the constructive interference and destructive interference of the two light waves meeting at a point. Okay, so let's consider two wave can be represented as, first wave can be represented at y is equal to a sin omega t, y is equal to a sin omega t, where a is the amplitude, y is the displacement, omega is the angular frequency, and t is the time. Okay, and y2, that is wave from the second source, can be represented by y2 is equal to b sin omega t plus phi. Let phi is the initial phase difference between these two. Okay, after superposition of two waves, तो दो वेव का जब सुपरपोजिशन होगा तो उसमें क्या होता है, ये दोनों की वेव का जो रिजल्टेंट मिलेगा हमें y इज इक्वल टू मिलेगा y1 प्लस y2 के बराबर। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये वेव थी, ठीक है, और इसके साथ एक दूसरी वेव ये थी, और ये किसी इस पॉइंट के ऊपर मिलती है, तो इस पॉइंट पे मिलती है, तो ये तो मान ली मैंने पहली वाली वेव। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है हमारी, और दोनों कंडीशन को हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। क्या, ये वेव यहाँ मिली इस प्रकार से, और जो दूसरी वेव ये है, इसके पास ऑप्शन ये है, ये इसके पास ऐसे भी जा सकती है, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हमें कुछ इस प्रकार का भी मिल सकता है। ये ऐसे है, मैं दो ही कंडीशन ले रहा हूँ बस, जो एक्सट्रीम कंडीशन है दो, मैक्सिमम और मिनिमम की, वही ले रहा हूँ, बीच वाली कंडीशन में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। दोनों मतलब सेम फेज में है या फिर दोनों आउट ऑफ द फेज है, इस प्रकार से, मतलब ये मैक्सिमम था तो ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम है, इस प्रकार से मिलते हैं। अगर ऐसे मिलते हैं तो जो हमारा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है आने वाला है वेव का, जो यहाँ इस पॉइंट पे बनेगी, उसका एम्पलीट्यूड ऐसे इंक्रीज हो जाएगा, और इसका जो है एम्पलीट्यूड वो क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये एम्पलीट्यूड कम है, तो आपको कुछ इस टाइप की वेव मिल जाएगी। अगर ये रेड वाला एम्पलीट्यूड ज्यादा है और ये कम है, तो आपके पास जो वेव है वो कुछ इस प्रकार से मिल जाएगी, लेकिन एम्पलीट्यूड मिलेगा कम हमें। तो ये इस प्रकार का जो इंटरफेरेंस होगा वो डिस्ट्रक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है, और ये कंस्ट्रक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पे एनर्जी दोनों की कंबाइन हो रही है। ये कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव, तो ये कंस्ट्रक्टिव कब होगा और डिस्ट्रक्टिव कब होगा, इसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये जो कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की, वो कंडीशन हमें इस क्वेश्चन में यहाँ से मिलेंगी। तो देखिए y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू y1 कितना है, y1 मेरे पास है a sin ओमेगा t प्लस y2 है b sin ओमेगा t प्लस फाई। अब यहां से हम इसको मैथमेटिकली आगे और ज्यादा सोल्व कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पर मैथमेटिकली सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली ये देख लेंगे, जैसे a sin ओमेगा t ये भी हार्मोनिक फंक्शन है, ये भी हार्मोनिक फंक्शन है, तो इन दोनों का जो सम आने वाला है वो भी हार्मोनिक होगा, मतलब ये जो वेव है ये हार्मोनिक है। और अगर ये सिंगल एक हार्मोनिक वेव बनाएंगे तो उसका जो एम्पलीट्यूड आएगा, जैसे यहाँ पे a और b, वो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ना, तो हम डायरेक्टली उसको यूज कर लेते हैं। इसको मैथमेटिकली आगे जो है उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, यहाँ से उसको लिखने की जरूरत नहीं है हमें। तो हम यहाँ से डायरेक्टली एक स्टेटमेंट लिखते हैं, और वो ये है, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव is harmonic in nature, which can be represented by, which can be given by r is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta, like this। इसको अगर आप सोल्व करोगे आगे फॉर्मूले अप्लाई करके, तो आपके पास ये रिजल्ट आने वाला है। ये जो टोटल इसका एम्पलीट्यूड आएगा वेव का, वो ये एम्पलीट्यूड आएगा। यहाँ पे ये जो थीटा हमारे पास जो एंगल आया है, वो अब एक फेज है, जो जिस टाइम पे दोनों की दोनों वेव्स मिलती हैं, उस दौरान के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आर इतना आ जाएगा। अब देखिए, हमने देखा कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था तो ये जो एम्पलीट्यूड है आर, ये इंक्रीज हो रहा था, आर की वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज, और डिस्ट्रक्टिव में आर की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम देखते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, आर की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्या होगा, देखो देखो आर की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और यहां से आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, आर की मैक्सिमम वैल्यू होगी जब ये जो कोस थीटा है ये मैक्सिमम होगा। आर मैक्सिमम दैट इज कोस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम, क्योंकि ए और बी तो कांस्टेंट है, टोटल ये किस पे डिपेंड करता है, इस फेज पे डिपेंड करता है। थीटा का जो भी फेज डिफरेंस एंगल है उनका मिलेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो कोस थीटा मैक्सिमम होना चाहिए और इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, +1 होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, +1। और थीटा की वैल्यू +1 कब होती है, दैट इज थीटा बराबर कितना होना चाहिए, थीटा की वैल्यू +1 नहीं होनी चाहिए, मतलब हम यहीं पे लिख देते हैं दैट इज इक्वल टू +1, कोस थीटा की वैल्यू +1 होनी चाहिए। तो दैट इज थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपके पास, थीटा की वैल्यू आनी चाहिए या तो 0, क्योंकि 0 पे +1 होता है, या फिर 2 पाई पे 0 होता है, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। ये जो वैल्यूज हैं इसके ऊपर इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हम कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो 2n पाई होनी चाहिए, जहां पे n की जो वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस प्रकार से इनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो वैल्यूज है इसके ऊपर ये जो इंटरफेरेंस है ये कंस्ट्रक्टिव होने वाला है। अब इसके ऊपर हम मैक्सिमम ये और देख लेते हैं, एम्पलीट्यूड कितने वाला है। आर मैक्सिमम आपके पास जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा √a² + b² प्लस ये तो 1 हो लिया, तो ये बचा 2ab एंड दिस कैन बी रिटन एज a + b। तो आर मैक्सिमम कितना हुआ हमारे पास, a + b। अब आर मैक्सिमम के ऊपर इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी हम वो और देख लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हमें पता है कि इंटेंसिटी आई होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। यहाँ पे आर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है हमारे पास a + b है, तो हम कह सकते हैं कि जो आई मैक्सिमम हमारे पास होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा r² मैक्सिमम के, और आई मैक्सिमम हमारे पास जो आया दैट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को मैं k से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और आर मैक्सिमम आपके पास a + b है इसका स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगा। अब हम करते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो आर की वैल्यू होने वाली है वो मिनिमम होनी चाहिए। डिस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, मतलब आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। और आर की वैल्यू मिनिमम होने का मतलब है कि कोस थीटा की वैल्यू -1 होनी चाहिए। ये -1 होगा, कोस की वैल्यू प्लस मैक्सिमम होती है +1, मिनिमम होती है -1, तो हमें यहाँ पे मिनिमम चाहिए, तो कोस थीटा कितना हो गया, -1। और कोस थीटा -1 होने का मतलब है कि थीटा की वैल्यू हो गया पाई, 180 पे -1 होता है, या तो पाई हो, या फिर कितना हो 3 पाई हो, या कितना हो 5 पाई हो, या फिर कितना हो 7 पाई हो एंड सो ऑन, ऐसा होना चाहिए। ये थीटा की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा आपके पास कितना होना चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए 2n + 1 पाई के बराबर, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। n की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो 3 पाई आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 4, 5 पाई एंड सो ऑन, इस प्रकार से चलता चला जाएगा। ये तो थीटा की वैल्यू होगी, मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 2n + 1 पाई होना चाहिए। और इंटेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, आई एम्पलीट्यूड की हम बात करते हैं, आर मिनिमम कितना होगा, आर मिनिमम इज इक्वल टू, देखिए हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं यहाँ पे, a² + b² + 2ab कोस थीटा की वैल्यू माइनस होना, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, आपके पास हुआ a² + b² - 2ab, और ये हो गया आपके पास a - b होल स्क्वायर, तो ये आर मिनिमम आपके पास आ जाएगा a - b। ओके, आर मिनिमम आपके पास a - b आया, तो इसकी जो इंटेंसिटी है आई मिनिमम वो आपके पास हो जाएगी k × a - b होल स्क्वायर।
ये आपके पास मिनिमम इंटेंसिटी आ जाएगी, और ये आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ये मिनिमम इंटेंसिटी है। तो ये आपके पास कंडीशन होगी है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। इस कंडीशन को हम इसके पाथ डिफरेंस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि जो पाथ डिफरेंस होता है, इसको हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं। जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है वेव का लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई इंटू एंगल थीटा। पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 पाई इंटू थीटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी गिवन एंगल के ऊपर जब वे पूरा ऑसिलेशन लेती है, इस प्रकार से पूरा ऑसिलेशन ऐसे लेती है, तो यहां से लेके यहां तक उसने जो एंगल किया, सर्कल में एंगल ट्रेस किया, वो एंगल किया 2 पाई। कितना किया? 2 पाई किया। और यहां से लेकर यहां पे ये है कितनी वेवलेंथ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 पाई एंगल है तो लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और अगर मैं कोई भी एक यहां पे एंगल कंसीडर कर लिया, मैंने इतना एंगल कंसीडर कर लिया, ये मान लीजिए थीटा एंगल है, यहां तक थीटा एंगल उसका बनता है सर्कल में। जब सपोज करो जैसे ये सर्कल है ना, पूरा यहां से लेके वो यहां तक आया तो ये इतना मोशन होगा, तो 2 पाई हो गया। वो यहां से लेके सपोज करो यहां तक आता है, तो ये एंगल कितना ट्रेस हुआ? उसे थीटा हुआ। तो उसका ये इस पॉइंट के बीच में इस पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना है? तो 1 होगा, तो लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई, और एंगल कितना था? थीटा, तो इंटू कितना हो जाएगा? थीटा। तो पाथ डिफरेंस लैम्डा थीटा डिवाइड बाई 2 पाई से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसको जनरली आप ऐसे याद कर लेंगे। तो पाथ डिफरेंस लैम्डा थीटा डिवाइड बाई 2 पाई आपसे हुआ। अब यहां से हम क्या करेंगे? पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई इंटू थीटा, और कंस्ट्रक्टिव के लिए थीटा है 2n पाई। तो यहां पे कर देंगे हम 2n पाई, 2 कैंसिल 2, पाई कैंसिल पाई, दैट इज इक्वल टू n लैम्डा। तो एक कंडीशन ये भी हुई कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस path difference should be n lambda. It means at the point of interference, if the path difference between the two waves is integral multiple of the wavelength, then interference is constructive. Now we are going to see the condition for the destructive interference. For destructive interference, पाथ डिफरेंस कितना होगा? पाथ डिफरेंस आपके पास क्या होता है? लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई इंटू थीटा होता है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई, और डिस्ट्रक्टिव के लिए जो थीटा होता है वो आपने फाइंड किया 2n + 1 इंटू पाई होता है। ये डिस्ट्रक्टिव का क्या था? एंगल था। इन कंडीशन के ऊपर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास ये हो जाएगा 2n + 1, और इंटू क्या मिला आपको? पाई मिला। तो यहां से क्या करेंगे? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट आपके पास यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आएगा? 2n + 1 लैम्डा बाई 2। मतलब अगर आपका पाथ डिफरेंस हाफ वेवलेंथ का ओड मल्टीपल है, n की वैल्यू 0 1 2 3 करेंगे ना, तो ये ओड मल्टीपल आएगा। अगर ये ओड मल्टीपल है किसी भी पॉइंट के ऊपर स्क्रीन पे पाथ डिफरेंस, तो आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल है तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो ये कंडीशन है आपके पास, जब दो वेव किसी पॉइंट के ऊपर सुपरइम्पोज करती है तो आप एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। उसकी ये 2 कंडीशन है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, और ये दोनों की दोनों कंडीशन आपको अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि ये जो 2 फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं, वो न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपके पास काम आने वाले हैं। और यहाँ भी हमारे पास एक फॉर्मूला और भी बना है, जैसे आई मैक्सिमम होता है वो k × a + d² होता है, आई मिनिमम होता है वो क्या होगा? k × a - b का स्क्वायर बना। तो यहां से आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो भी आपको याद कर लेना है, ये भी न्यूमेरिकल्स में काम आता है। आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाई आई मिनिमम इज इक्वल टू a + b² डिवाइड बाई a - b²। तो इसके ऊपर आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं,
उसमें आपको ए और बी की वैल्यू मिल सकती है, आई मैक्सिमम आई मिनिमम निकाल लेगा, या आई मैक्सिमम आई मिनिमम मिल सकता है आपके पास जो पहली वेव है I1 की पहली वेव जिसका एम्पलीट्यूड ए है उसकी इंटेंसिटी को I1 बोलेंगे, दूसरी वेव जिसका एम्पलीट्यूड बी है उसको I2 बोलेंगे। तो वहां से आपके पास I1 I2 पूछ सकता है। I1 I2 पूछने का मतलब ए और बी आपसे पूछ सकता है, या फिर किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपके पास I1 और I2 की वैल्यू दे रखी है। जैसे I1 को हम क्या लिखेंगे, I1 को लिखेंगे k इंटू ए स्क्वायर, I2 को लिखेंगे k इंटू बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो किसी क्वेश्चन में आपको I1 I2 दे सकता है, आई मैक्सिमम आई मिनिमम पूछ सकता है, तो तब आपको पहले क्या करना होगा, ए और बी निकालना होगा। फिर ए और बी की वैल्यूज आप यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आप कुछ प्रैक्टिस करके देखना, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम अपने नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ एक दो एग्जाम्पल से उसको पहले सोल्व करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक है उसको लेकर चलेंगे।